जब मैं अपने 6 साल के बेटे को चक चीज के दरवाजे से अंदर ले गई तो वो दिन मनहूसियत से भर गया। हालांकि ये जगह हमारे घर से सिर्फ 2 ब्लॉक की दूरी पर थी, लेकिन पिछले 1 साल में मैं पहली बार यहाँ आ रही थी। ये एक जानबूझकर लिया गया निर्णय था। 1 साल पहले हमारे साथ बहुत ही दुखद घटना घटी जिसमें मैंने अपने पति को खो दिया। उसने इस रेस्टोरेंट में काम किया था। ये वो नौकरी जो उसने शव घर के काम छोड़ने के बाद शुरू की थी। एक मरे हुए पुजारी के शव पर लेप लगाने के बाद से ही एंथनी एक बदला हुआ इंसान हो गया था। उस हादसे ने एक हंसमुख प्यारे इंसान को कुछ ही दिन के अंदर एक गुप्त और चिड़चिड़ा इंसान बना दिया था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो राज वो अपने साथ अपनी कब्र तक ले गया। चक ए चीज में उसने ज्यादा वक्त के लिए काम नहीं किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब वो देर तक काम कर रहा था, चक ए चीज के एक रोबोट में खराबी आने की वजह से धमक हुआ जिसमें उसकी जान चली गई। अब 1 साल बाद इस जगह पर वापस आना एक श्रद्धांजलि की तरह महसूस हुआ। ये मेरे बेटे और उसके पिता के बीच की यादों का पुल बनाए रखने के लिए जरूरी था। हमारे वहां जाने से मेरा बेटा बहुत खुश था। उसकी हंसी की आवाज पूरे आर्केड में गूंज रही थी। वो एक खेल से दूसरे खेल की तरफ दौड़ता, उसका चेहरा खुशी से चमक उठता था। वो बीच बीच में रुक कर पिज्जा का टुकड़ा खाता। मैं उसे देखती रही। उसकी खट्टी मीठी हंसी मेरे लिए किसी प्यारी धुन से कम नहीं थी। मुझे उसके अंदर एंथनी की परछाई दिखाई देती थी, उसकी मुस्कान में, उसके उत्साह में, कुछ नया देखने पर उसकी आंखों की चमक में। वो मुझे एक जीती जागती याद से कम नहीं लगता था। एंथनी का एक अंश जो मेरे बेटे में अभी भी जिंदा था, लेकिन एक ही पल में वो सुख चैन घबराहट में बदल गया। मैंने मुश्किल से एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा, अपनी याददाश्त में खोई हुई, और जैसे ही मेरी नजर वापस वहां आई जहां मेरा बेटा खेल रहा था, वो वहां से गायब हो चुका था। डर ने जैसे मेरा गला दबा लिया हो, और जैसे ही मैंने उसका नाम पुकारने की कोशिश की तो मेरी आवाज आर्केड की गेम्स और बच्चों की खिलकारियों में कहीं खो गई। जब मैं भीड़ के बीच से गुजरी तो हताशा ने मेरे कदम जैसे रोक लिए। मेरी नजरें उसके एक सकेत के लिए बेचैन थी। जैसे ही चक ए चीज के स्टाफ ने मुझे परेशान देखा, वो मेरी मदद के लिए आगे आ गए। वो बहुत ही दयालु थे। उनके चेहरे पर चिंता का भाव दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे दिल में बढ़ते डर ने उनके आश्वासन को फीका कर दिया। वहां का एक स्टाफ मेंबर एवन मेरी मदद कर रहा था। हमने हर जगह छान मारी। हमारी खोज हर बीते मिनट के साथ और तेज होती गई। कर्मचारियों ने बार बार पीए सिस्टम पर घोषणा की, और वहां आए कुछ लोग सहानुभूति में हमारे साथ मिलकर मेरे बेटे को ढूंढने लगे। उन्हें मेरी आंखों में चिंता दिखाई दी। यहाँ तक कि एवन ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चेक की, लेकिन उससे भी कोई सुराग नहीं मिला। मेरा बेटा चक ए चीज की दीवारों में कहीं गायब हो गया था। जैसे जैसे जगह खाली होने लगी, वहां एक भयानक शांति छा गई। तभी धीमी होती रोशनी और पूरे दिन की रौनक के बाद की फीकी गूंज के बीच एवान ने एक खौफनाक खुलासा किया। उस आउटलेट में 5 एनिमेट्रिक्स थे जो चक ए चीज के मुख्य आधार थे, लेकिन जब एवान ने उन्हें गिना तो उसे एक कम मालूम पड़ा। चक ए चीज की एक फिगर गायब थी। हमारी खोज अब एक तरफ केंद्रित हो गई, जो हमें पर्दे के पीछे सिर्फ कर्मचारियों वाले क्षेत्र तक ले गई, जहां खुशी का माहौल खत्म हो गया और हम खामोश गलियों और बंद दरवाजे के बीच घूमने लगे। और फिर अचानक खामोशी टूटी और हमने एक आवाज सुनी। वो मेरे बेटे की हंसी की आवाज थी। वो आवाज बंद दरवाजों में से किसी एक से आ रही थी। मैं चौंक गई। मैं एक बारी के लिए रुक गई कि ये आवाज यहां से कैसे आ सकती थी। मैंने उसे पुकारना शुरू किया। मैं उसे जोर जोर से नाम से बुलाने लगी। हमारी आवाज से खुशी और डर दोनों का आभास हो रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हंसी बरकरार रही। उसकी हंसी के साथ साथ कमरे से एक अनजान आवाज भी आती हुई सुनाई दी। एवान को इमरजेंसी का एहसास हुआ और उसने अपने कंधे की मदद से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा धम्म की आवाज करता हुआ खुला और हम अंदर घुसे तो सामने का दृश्य देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वहां कमरे के बीचों बीच मेरा बेटा बैठा हुआ था। वो अपनी टांगें मोड़कर बैठा हुआ था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चक ए चीज के किरदार के साथ बातें कर रहा हो। वो कमरा बाकी सभी कमरों से काफी अलग था। वो छोटा था और वहां से हवा आर पार नहीं होती थी। वो काफी घुटन भरा था। उसकी दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे। धीमी लाइट के बीच कुछ मोमबत्तियां भी जल रही थी और कमरे में रखी हर चीज की परछाई दीवार पर पड़ रही थी। हवा में भारीपन था और कमरे में उदासी थी जिसने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। सैम, मैंने डरते हुए घबराते हुए अपने बेटे को पुकारा। मेरे बेटे ने मुड़कर मुझे देखा। मुझे देखकर वो काफी खुश था, लेकिन उसकी आंखों में विचित्रता थी जिसे मैं समझ नहीं पाई। मॉम, डैड मुझसे चक ए चीज के जरिए बात कर रहे थे।
उसने एनिमेट्रॉनिक फिगर की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा। उसकी बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एंथनी एनिमेट्रॉनिक के जरिए बात कर रहे हैं? चक खुद ही बेचैन होकर स्थिर होकर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खामोशी से सामने की तरफ देख रही थी। उस कमरे में होने के बाद इस बात का एहसास होना जाहिर था कि कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। चक के रूप में बैठा वो जो भी था एंथनी होने का दावा कर रहा था। वहां होने का एहसास बहुत ही अप्रिय और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की मृत्यु होने का कारण था। हाय सुसन, तुम हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। मैं हैरानगी से दंग रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह नामुमकिन था। फिर भी उसी तरह मेरे नाम का इस्तेमाल करना, वही आवाज, चाहे कोई कुछ भी समझे लेकिन वो एंथनी ही था। लेकिन ये कैसा हो सकता था? एक तो ये एक रोबोट, ऊपर से इसके अंदर जान, और अभी एंथनी की आवाज में बात भी कर रहा था। ये कैसी कहानी दर्शाता था जो दिल दहलाने के साथ भयानक भी थी। एंथनी के पीछे उस पुजारी की आत्मा पड़ गई थी जिसके शव पर एंथनी ने लेप लगाया था, और उस आत्मा ने उससे अपने वश में करके एक ऐसा कमरा बनवाया जहां वो उससे बातें कर सके। लेकिन उसकी आत्मा द्रोही थी। वो आजाद होना चाहती थी, जिस वजह से एंथनी के साथ एक भयानक हादसा घटा और उसकी मौत हो गई। अब खुद के आत्मा बनने के बाद एंथनी ने हमसे बात करने के लिए एनिमेट्रॉनिक की मदद ली। उसने हमारे बेटे से बात करने के लिए 1 साल इंतजार किया। ये सब देखकर मेरा दिल भर आया। मैं खुद अपने पति की आत्मा के साथ बातों में लग गई। वो उन रिचुअल्स के बारे में बताने लगा जिससे वो वापस जिंदा हो सकता था। मेरा दिल लालसा और उम्मीद से भर गया। इवान ने इसका विरोध किया और हमें इस तरह की ताकतवर आत्मा के साथ ना खेलने की सलाह दी। लेकिन मैं अपने दुख में बहुत ज्यादा डूबी हुई थी और अपने पति को वापस पाना चाहती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा भ्रम तोड़ दिया। बातचीत के दौरान वो एनिमेट्रॉनिक, जो खुद को एंथनी कह रहा था, हमारे पेट डॉग का नाम भूल गया। अगर वो वाकई एंथनी था तो उसका नाम बिल्कुल नहीं भूल सकता था। और तब जाकर मेरी आंखों से उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ। वो एंथनी की आत्मा नहीं थी, बल्कि उस क्रूर पुजारी की आत्मा थी जो एंथनी होने का नाटक कर रही थी। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हम वहां से भागे। इतने में ही उस एनिमेट्रॉनिक में जान आ गई और वो और भी ज्यादा तेजी से हमारे पीछा करने लगा। मेरा बेटा मुझसे गले लग गया और हम चके चीज की उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। उसका हमारा पीछा करना किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उस रोबोट की हंसी पूरे गलियारे में गूंज रही थी। इस भाग दौड़ के बीच एवान गायब हो गया। अब उसने हमें बाहर निकालने का रास्ता समझाया और मुझे अपने बेटे को लेकर वहां से भागने को कहा। जल्दी उस शैतान चका चीज ने मुझे और मेरे बेटे को घेर लिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तब तक मैं हार मान चुकी थी। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। और तब मैंने कांच की खिड़की पर उसकी परछाई देखी। वो एंथनी की आत्मा थी। वो बहुत ही धुंधली आकृति थी, लेकिन उसने मुझे बहुत हिम्मत और उम्मीद दी। उसकी आत्मा ने मेरे सामने कुल्हाड़ी को गिराकर मुझे इशारा दिया और खुद को अपने बेटे को बचाने का जोश में मैंने 1 सेकंड के अंदर उस कुल्हाड़ी को उठा लिया। लगातार उस एनिमेट्रॉनिक पर वार करके उसका टुकड़े टुकड़े करने लगी। अपने बेटे को उठाकर मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकल गई। गुस्से से भरे पुजारी की आत्मा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर उस जगह की लाइट झिलमिलाने लगी। उस रात को हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए और चके चीज के डरावने हादसे को पीछे छोड़ आए। लेकिन ये सदमा हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग पर छप चुका है। मैं 7 साल की थी जब ये हुआ। मैं अपने परिवार के साथ चके चीज गई, जो उस समय पिज्जा के लिए सबसे बढ़िया जगह मानी जाती थी। उस दिन मेरा जन्मदिन है और मेरे पेरेंट्स मुझे बढ़िया खाने और गेम्स के जरिए ट्रीट देना चाहते थे। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको लग रहा है कि इस कहानी की शिकार मैं हूं, तो ऐसा नहीं है। दूर दूर तक नहीं। मैंने बस कुछ बुरा होते हुए देखा था। उस वक्त हमारे पेरेंट्स के साथ सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन थी। मार्गरेट सिर्फ 5 साल की थी। उस वक्त शाम के 5 ही बजे थे जब हमने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की और मौसम इतना ठंडा था कि ज्यादा देर तक बाहर रहना मुश्किल था। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले, हम सीधे अंदर जाने लगे क्योंकि बाहर लोगों की बहुत भीड़ थी जो अपने गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट एक ही बार में खाली हो गया था, क्योंकि जैसे ही हम अंदर घुसे तो वहां कोई भी नहीं था। रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली था। जैसे ही मेरी आंखों ने कमरे के चारों ओर देखा तो मैं उस जगह की हालात देखकर बहुत हैरान थी। टेबल उल्टे सीधे पड़े हुए थे, जगह जगह खाना गिरा हुआ था और वहां एक भी बंदा नहीं था जो दिखाई दे रहा हो। क्या तुम कहीं और चलना चाहोगी? क्या थी? या कम से कम एक खाली टेबल तो होनी ही चाहिए। क्या हम देख सकते हैं? मेरे डैड मुस्कुराए। हाँ बिल्कुल देख सकती है मेरी प्यारी बच्ची। जैसे ही हम चारों आगे बढ़े, मेरी आंखों ने कमरे से थोड़ी दूर कुछ हलचल महसूस की। मैंने उसे देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया। अब मैं अपने सामने चके चीज को ही देख रही थी।
उसका सर एक दरवाजे के पीछे से आधा बाहर निकला हुआ था और ऊपर लिखा था बैक स्टेज। जैसे ही वो धीरे धीरे खिसक कर पीछे होने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पीछे होते होते वो अचानक गायब हो गया। अचानक एनिमेट्रॉनिक्स की आवाज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने एक नया गाना बजाना शुरू कर दिया था। उसी वक्त मेरी मॉम ने आवाज लगाई कि उन्हें एक टेबल कहीं मिल गई थी। यहाँ आओ। हम सब उस भूल भुलैया से निकलकर आखिरकार उस टेबल तक जा पहुंचे जो कमरे के एक दूसरे कोने में रखी हुई थी। वो स्टेज के ठीक नीचे थी और बैक स्टेज के दरवाजे से बहुत करीब। मैंने एक बार फिर सर घुमा कर देखा, लेकिन हमें उस जगह पर इससे बेहतर और कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए और कोई रास्ता ना होने की वजह से हम वहीं बैठ गए। बहुत बढ़िया, तो अब यहाँ कोई काम करने वाला भी नहीं है, मेरे डैड ने कहा। मुझे टॉयलेट जाना है, मेरी बहन ने कहा। ओके कैथरीन, तुम मार्गरेट को टॉयलेट ले जाओ और तुम्हारी माँ और मैं ऑर्डर देने के लिए किसी को ढूंढते हैं, ओके? और ऐसा कहते ही वो दोनों उठे और उन्होंने वहां किसी कर्मचारी के होने की तलाश शुरू कर दी। मैंने मार्गरेट का हाथ पकड़ा और टॉयलेट की तरफ जाना शुरू किया। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि टॉयलेट का साइन भी वहीं बना हुआ था जहां बैक स्टेज का साइन था। कुछ ही मीटर की दूरी पर मैंने एक बिल्कुल अलग दरवाजे पर बैक स्टेज लिखा हुआ देखा। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे देखने में गलती हुई होगी, इसलिए मैं मार्गरेट का हाथ पकड़कर उसे दूसरे दरवाजे तक ले गई जहां टॉयलेट लिखा हुआ था। रास्ते में मैंने उस जगह को और गौर से देखना शुरू किया। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी समय से इस्तेमाल में नहीं थी और उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। आखिर लोग यहाँ आ कैसे रहे थे? जैसे ही हम दरवाजे के पास आए तो मैं अंदर जाने से पहले ही वहां रुक गई। दरवाजे पर बहुत ही गंदे बदबूदार हाथों के निशान बने हुए थे। एक बार फिर मैंने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। अगर बाकी जगह इतनी घटिया हालत में हो सकती है तो इस जगह में कुछ ज्यादा उम्मीद करना मुश्किल है। मैं देख सकती थी कि मार्गरेट को बहुत ही जोरों से टॉयलेट इस्तेमाल करने की जरूरत थी। उसने बेचैन होना शुरू कर दिया था। मैंने एक लंबी सांस ली, दरवाजे पर हाथ रखा और उसे खोलना और हम अंदर चले गए। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था। लाइट का स्विच ढूंढते हुए मैं मार्गरेट का हाथ पकड़ते हुए कमरे के अंदर घुस गई। मैंने हाथ रखकर स्विच ढूंढने की कोशिश की। अभी हम बस कुछ ही कदम दूर आए थे, लेकिन उस अंधेरे ने हमें ऐसे घेर लिया कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि दरवाजा अभी खुला हुआ था, जिसकी मदद से हमें अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। अचानक थोड़ी बहुत आती हुई रोशनी भी गायब हो गई, क्योंकि दरवाजे को जोर से बंद कर दिया गया था। उस कमरे में कोई हमारे साथ था। मैंने मार्गरेट को गले लगा लिया और दरवाजे की दिशा की ओर देखती रही। अचानक लाल रंग की रोशनी हुई और उसके साथ हमें चक ए चीज का चेहरा दिखाई दिया। वो एक पल के लिए मंडराया, फिर बिना हिले सिर्फ हमें घूरता रहा। फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद वो गायब हो गया। मैंने मार्गरेट का हाथ और ज्यादा कसकर पकड़ा और अंधेरे में पागलों की तरफ भागने लगी। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं किस दिशा में जा रही थी, लेकिन कोई भी जगह उससे तो बेहतर ही थी जहां वो चक ए चीज ना हो। डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सीधा दीवार से जा टकराई और वो भी इतनी जोर की कि मैं जमीन पर गिर गई। एक पल के लिए तो मेरा सर चकराने लगा। मैं बेहोशी की हालत में जा रही थी। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने देखा कि मार्गरेट मेरे साथ नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं जमीन पर इधर उधर हाथ मारकर उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो वहां नहीं थी। मैं उम्मीद छोड़ने लगी कि अचानक मुझे पीछे से रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो मार्गरेट ही थी। वो कहीं पास में ही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उठ चुकी थी और जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। अचानक बाहर से तेज कदमों की भगदड़ दरवाजे की ओर आते हुए सुनाई दी। कमरा रोशनी से भर गया। जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स को वहां देखा, वो हाफने लगे थे। तुम यहाँ कर क्या रही हो? उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम बाथरूम में नहीं थे, मैं बैक स्टेज थी। मेरे पेरेंट्स की आंखें मेरी तरफ से हट गई जैसे ही हम तीनों ने कमरे के एक कोने में चक ए चीज को खड़े हुए देखा। वो एग्जिट डोर के ठीक बगल में खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ दरवाजे पर टिका हुआ था और दूसरे हाथ से उसने मार्गरेट को पकड़ा हुआ था। उसका सर पर बहुत गहरी चोट थी और उसकी आंखें बंद थी। मैंने बढ़कर अपने डैड की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले ही वो उस आदमी की तरफ बढ़ चुके थे। ये देखकर उस मैस्कॉट ने मार्गरेट को जमीन पर गिरने के लिए छोड़ दिया और खुद वहां से भाग गया। मेरे डैड उसका पीछे सिर्फ बाहर गली तक ही कर पाए और फिर उन्होंने उसे खो दिया। उसके बाद हमें पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फोन करना पड़ा। पुलिस ने उस जगह की तलाशी की और उन्हें जगह जगह से बहुत सी लाशें बरामद हुई। कुछ शव स्टेज के नीचे से मिले, लेकिन ज्यादातर शव बैक स्टेज के पीछे रखे बक्सों में थे। मार्गरेट उनमें से एक होने में सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर थी। कुछ ही समय के बाद पुलिस ने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस पूरी वारदात के पीछे जो शख्स था वो कभी नहीं मिला। हालांकि पुलिस को उसकी कॉस्ट्यूम मिल गई थी। उन्होंने बताया कि खून के सूखे धब्बों और सड़े हुए मांस से भरा हुआ था। कोई नहीं जानता कि उसके अंदर के आदमी के साथ क्या हुआ या वो कौन था। हमारा परिवार दोबारा कभी चक ए चीज नहीं गया। हर कॉस्ट्यूम के पीछे कातिल हो सकता था, वो सिर्फ
वक्त का खेल था। मासोफोबिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस तरह का शब्द जिसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को है भी नहीं, उसने मेरी जिंदगी पर कितना गहरा असर छोड़ दिया है। मासोफोबिया का मतलब होता है चूहों से हद से ज्यादा डरना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह डर बिना वजह नहीं है। एक वक्त था जब मुझे चूहों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। शायद मुझे उनसे घिन आती थी, लेकिन कभी इतना बुरा डर नहीं लगा जितना अब लगता है। क्या आप जानते हैं मेरे इस डर की वजह क्या है? एक बीमार, घटिया और उससे भी बड़ा एक घिनौना आदमी। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं चक ए चीज में काम करता था। मैं जानता हूँ चूहों से डरने की ये जगह एक वजह किसी के लिए भी हो सकती है। मेरे हिसाब से चक ए चीज एक बहुत ही साफ और जानी मानी जगह थी, लेकिन ये सिर्फ उतना ही सच है जितना कस्टमर्स को दिखाया जाता है। किचन और बेसमेंट की जगह बहुत ही गंदी रहती थी। ऐसा हमेशा से नहीं था। वो जगह बहुत ही सफाई और अच्छी से रखी जाती थी, लेकिन ये सब बदल गया जैसे ही एडम, हमारे नए मैनेजर, ने ज्वाइन किया। एडम एक बहुत ही अजीब आदमी था। अब इस बात से धोखा मत खाइएगा, उसे चक ए चीज बेहद पसंद था। वो हमेशा इस जगह के बारे में सोचता रहता था और हर वो चीज करता जिससे चक ए चीज अच्छे से चल सके। प्रॉब्लम उसकी पर्सनैलिटी की थी। हम हमेशा उसे अजीब स्थिति में ही देखते थे, अपना सर नीचे करके घूमना जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। कई बार हमने उसे हमारे ऊपर नजर रखते हुए देखा था। हमारे उसे कॉल करना निषेध था और यहाँ तक कि हम उसकी इजाजत बिना उसके कमरे में भी नहीं जा सकते थे। इसके अलावा स्टोर पर भी काफी चीजें बदल गई हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन जगह पहले से ज्यादा गंदी रहने लग गई थी। गंदगी का होना और एडम का आना महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि एडम का काम सफाई देखना नहीं था। इसलिए इस बात पर शक होने की इसके पीछे उसका कोई हाथ नहीं हो सकता लाजमी था। खैर, जितना साफ सुथरा इंसान वो था या नहीं था, सब कुछ अच्छे से चलता रहता जब तक हम उसके ज्यादा करीब नहीं जाते। दिक्कत ये हुई कि मैं उससे कुछ ज्यादा ही करीब चला गया। उस दिन हमने बेसमेंट से काफी आवाजें आती हुई सुनी। वो जगह आमतौर पर बंद ही रहती थी। हमारे पास नीचे जाने की कोई वजह नहीं थी सिवाय बॉयलर या पानी की जांच करने जाने के लिए। मेरी टीम के लीडर ने मुझे नीचे जाकर चेक करने को कहा कि इतनी आवाज क्यों आ रही है, लेकिन उससे पहले मुझे हमारे मैनेजर से इजाजत लेना जरूरी था। एडम के कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए हमें लगा कि उसने हमेशा की तरह अंदर से लॉक लगाया हुआ होगा और हम जानते थे कि हमें उस वक्त उससे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। उस वक्त मैंने तय किया कि मैं मैनेजर की इजाजत के बिना ही नीचे जाकर जांच करूंगा। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं रेस्टोरेंट की सुरक्षा का भी ध्यान रखूं, इसलिए मैं वेयरहाउस में बने बंद बेसमेंट के अंदर चला गया। मुझे बात तो माननी ही पड़ेगी कि वो जगह मुझे कई ज्यादा अंधेरे से भरी और प्रभावशाली लगी। वहां घुसने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी डरावनी फिल्म से भूतिया कमरे को असल जीवन में लाकर चकचीज में रख दिया गया। अंधेरे ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और उसी के साथ साथ इस भावना ने कि मैं कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा। इसी एहसास के साथ मैंने बेसमेंट में अपना पहला कदम रखा और तब मैंने उसे देखा। कमरे के आखिर में मैंने काली परछाई देखी और उस शोर की वजह आप समझ सकते होंगे कि आमतौर पर इस तरह की स्थिति में कोई भी सिक्योरिटी को बुलाएगा, है ना? वेल, मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि परछाई में कुछ ऐसा भी हुआ जिसने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मैं देख सकता था कि किस तरह उसने मैनेजर की जैकेट पहनी हुई थी। आखिर उसे एडम के कपड़े मिले कहां से? क्या उसने ये चुराए थे? मैं अपना शक दूर करने के लिए उस आदमी की तरफ बढ़ा। क्या ये एडम था? आखिर वो यहाँ कर क्या रहा था और वो इतने गौर से उस ड्रॉर में क्यों झांक रहा था? किसी भी और शख्स ने मेरे होने का अंदाजा अभी तक लगा लिया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका ध्यान उन ड्रॉर में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास हो रही किसी भी प्रक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही मैं उससे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर था, मुझे यकीन हो गया कि यह वही था, लेकिन वो जैसे किसी तरह के वश में था। हे बॉस, क्या आप ठीक हैं? जैसे ही मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, वो आदमी चौंके और उसके हाथ से बक्सा छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या आप जानते हैं कि उस बक्से में क्या था? चूहे। वो डब्बा चूहों से भरा हुआ था। दर्जनों चूहों ने चक ए चीज का पूरा बेसमेंट भर दिया। वो बहुत ही उतावले थे और छुपने या खाने ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वो सारे चूहे मेरे ऊपर चढ़ने लगे और दूसरी तरफ एडम उन्हें खोने के डर से पागल हुआ जा रहा था। वो इतना घबराया हुआ था कि न जाने उसके साथ क्या हो गया हो। नहीं, मेरे चूहे, वापस आओ। बॉस, तुम, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ये किया है। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, वो बस एक एक्सीडेंट था। तुम जानते हो ना कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। मैं हमेशा से ही तुम पर नजर रखता था। ये छोटा सा गोल चेहरा, मैं हमेशा से इसे कुचलना चाहता था। मैंने एडम से उसके इस बर्ताव की वजह जाननी चाहिए, लेकिन उस समय उससे बात करना नामुमकिन था। उस वक्त वो अपने आपे से बाहर था। अचानक मुझे सीढ़ियों से एक चीख आती हुई सुनाई थी। वो मेरे ही साथ काम करने वाले कर्मचारी की थी। ओह गॉड, क्या हुआ? क्या तुम्हें नीचे चूहों का बिल मिला है?
नहीं, ये मेरे चूहे हैं, उन्हें अकेले छोड़ दो, ये मेरे हैं। उस दूसरे आदमी के सामने एडम एक पल के लिए मुझे भूल गया और मुझे वहां से भागने का मौका मिल गया। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मेरे साथ काम करने वाला लड़का और मैं, हम दोनों ही उसकी नजरों को देखकर दंग रह गए। एडम जमीन पर बैठा हुआ था और कूद कूद कर उन चूहों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो अभी भी उसके आसपास घूम रहे थे। डरे हुए और भूखे चूहे अपने बचाव में उसे काटने लगे, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उन्हें पकड़ता रहा। हमारी शक्लें देखकर उसने एक बार फिर हमारी तरफ सर घुमाया और चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दो। और मुझे बस यही सुनना था। मैंने दरवाजा बंद करके उसे बाहर से लॉक कर दिया और तब तक मेरे साथ काम करने वाले लड़के ने सिक्योरिटी को बुला लिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई और एडम को वहां से ले गई। बहुत ही जल्द ये अफवाह फैल गई और हमें सच का पता चला। एडम एक अजीब तरह की बीमारी से गुजर रहा था जिसमें उसे चूहों से प्यार हो गया था। स्टोर में गंदगी फैलाने वाला भी एडम ही था। वो ही वहां चूहे लाया और उसी ने उन्हें चके चीज में खुला छोड़कर बिल बनाने का मौका दिया। फिर उन्हें एक डब्बे में बंद करके उन्हें जमा करने लगा। जाहिर सी बात है कि उसके बाद एडम कभी भी चके चीज में वापस नहीं आया। और अगर अफवाहें सच हैं तो अब किसी मेंटल हॉस्पिटल में उसके इस पागलपन का इलाज चल रहा है। जहां तक मेरी बात है, मैं कभी अपनी जिंदगी में एक और चूहा नहीं देख सकता। मुझे चके चीज छोड़ना पड़ा क्योंकि जब जब मुझे चूहे की तस्वीर भी दिखती तो मैं पागल हो जाता था। मैं ना चाहते हुए भी खुद को ये सोचने से हटा नहीं पाता कि किस तरह वो भूखे चूहे मेरे शरीर पर चढ़ रहे थे और उस पागल आदमी से भागने की कोशिश कर रहे थे जिसने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। हर रात मुझे यही सब दिखाई देता था। क्या होता अगर मेरे साथ काम करने वाला लड़का बेसमेंट में नहीं आया होता? ये तो सिर्फ एडम ही जानता है।